अब हम बात करते हैं निर्णय निर्माण का वर्गीकरण। निर्णय निर्माण का वर्गीकरण का मतलब क्या है? देखो, निर्णय निर्माण में हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए। पहले में हमने निर्णय निर्माण के आधार पढ़े साइमन के। आधार का मतलब निर्णय 2 आधारों पर लिए जाते हैं, तर्कों को ध्यान में रख करके और मूल्यों को ध्यान में रख करके। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था साइमन के निर्णय निर्माण के चरण। तो चरण में हमने देखा कि निर्णय लेने के लिए हम किन किन प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। तो 3 प्रक्रियाओं का हमने जिक्र किया था: सूचना गतिविधि, डिजाइन गतिविधि और चुनाव गतिविधि। पहले हम सूचना एकत्रित करेंगे कि हमारे प्रयोग से संबंधित या हमारे लाभ से संबंधित कितने विकल्प हमारे सामने हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो पहले इस तरीके की सूचना हम इकट्ठा करेंगे। इस तरीके की सूचना इकट्ठा करने के बाद फिर वो विकल्प हम क्या करेंगे, सामने ले आएंगे। दूसरे नंबर पे उसका डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के लास्ट में उनमें से एक का चयन करेंगे। तो ये तरह चरण। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने बात की कि भाई निर्णय निर्माण का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का मतलब यह है कि जो निर्णय हम तथ्यात्मक और उसके आधार पे ले रहे हैं, उनको वर्गीकृत किन आधार पे हम कर सकते हैं, निर्णय हम कैसे ले रहे हैं, उनके निर्णय लेने के वर्गीकरण क्या है। निर्णय लेने का वर्गीकरण का मतलब यह है कि क्या हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं या हम बाद में तैयारी कर रहे हैं। तो हम मतलब उस आधार पर निर्णय लेने की बात की जा रही है। तो निर्णय निर्माण का वर्गीकरण का मतलब यहाँ पे साइमन, पीटर ड्रकर और मुख्यतः हम चेस्टर बर्नार्ड का जिक्र करते हैं। ये 3 निर्णय निर्माण लेने के जो तरीके हैं, उनको कहीं ना कहीं ये प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। निर्णय निर्माण का वर्गीकरण का मतलब सिंपल सा ये है कि हम निर्णयों को कितने भागों में बांटे, मतलब निर्णय किस किस तरीके के हो सकते हैं, तो उन तरीकों की हम बात कर रहे हैं। मतलब उनको हम वर्गीकरण कि आपने जो निर्णय लिया वो आप किस कैटेगरीज में आपने निर्णय लिया। आपकी हमने एक कैटेगरी बना दी, आपने निर्णय लिया, आपकी कैटेगरी बनाई। तो इस तरीके से कि इन्होंने बोला कि भाई निर्णयों निर्माण की प्रक्रिया जो हम करते हैं उनको हम किस तरीके से वर्गीकृत करें, कितनी कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं साइमन की। तो साइमन ने नियोजित और अनियोजित 2 प्रकार से निर्णय निर्माण के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। ये बोलते हैं कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनकी हम पहले से ही तैयारी करते हैं। नियोजित, हम इनको पहले से तैयार करते हैं और जब वो चीज हमारे सामने आती है तो हम इसके लिए तैयार होते हैं। तो इस तरीके के यानी जो डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं उसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग हमने पहले ही कर रखी है। आने वाले समय में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान के लिए हम जो डिसीजन लेने वाले हैं उसकी प्लानिंग हमने पहले ही बना दी है। तो इस तरीके का अगर कोई निर्णय होता है तो उसको उसने किसमें माना है, नियोजित में, कि जो निर्णय हम ले रहे हैं नियोजन के आधार पे वो नियोजित है। और जो निर्णय हम अनियोजित के आधार पे ले रहे हैं, सडन हमारे सामने चीजें आ रही हैं, हम उसी समय क्या कर रहे हैं, उनके संदर्भ में क्या कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो वो निर्णय हमारी अनियोजित कैटेगरीज में आएंगे। ये समझ में आ गया। उसके बाद पीटर ड्रकर की हम बात करते हैं। तो पीटर ड्रकर ने अपनी एक लोकप्रिय पुस्तक दी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में निर्णय निर्माण को समजात और अद्वितीय निर्णय वर्गीकृत किया है। यह क्रमशः नियोजित और अनियोजित निर्णयों से मिलता जुलता है। कहने का मतलब यह कि पीटर ड्रकर जो समजात और अद्वितीय की बात करते हैं, इनकी प्रकृति भी कहीं ना कहीं नियोजित और अनियोजित से ही मिलती है, जिसका जिक्र साइमन के द्वारा आगे किया गया। ये समझ में आ गया, ठीक है। मतलब मोटे तौर पे आप पीटर ड्रकर के इसको भी आप ऐसे मान सकते हैं कि भाई जो पहले प्लानिंग के द्वारा किए जा रहे हैं वो समझात में आएंगे। अद्वितीय का मतलब यह है कि भाई जिनके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको हम उसी समय क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं निर्णय लेने के लिए, तो उस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं उसमें आएंगी। तो साइमन के नियोजित और अनियोजित के उससे मेल खाते हैं इसके समजात और अद्वितीय वर्गीकरण। उसके बाद हम बात करते हैं नीति व कार्य संचालन। नीति और कार्य संचालन में एक तो नीति हो गया, दूसरा कार्य होगा। शीर्ष स्तर पर लिए जाने वाले जो निर्णय हैं वो पूरे संगठन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बात करें नीति व कार्य संचालन के संदर्भ में निर्णय लेने की प्रक्रिया के वर्गीकरण की बात, तो यहाँ पे भी हम 2 प्रकार से कैटेगरीज कर सकते हैं। पहला कि भाई जो शीर्ष स्तर पे निर्णय लिए जा रहे हैं वो किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं संगठन को, और जो निम्न स्तर पे जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो किस तरीके से संगठन पे प्रभाव डाल रहे हैं। तो शीर्ष स्तर पे यानी नीति व कार्य संचालन की बात कर रहा है। तो नीति का मतलब जो निर्णय शीर्ष स्तर पे लिए जा रहे हैं वो पूरे संगठन को प्रभावित करते हैं, जबकि कार्य संचालन के तहत सिर्फ और सिर्फ छोटे स्तर पे ही निर्णय लिए जाते हैं। और वो निर्णय क्या लिए जाते हैं, जो नीति संचालक के तहत उच्च स्तर पे जो
निर्णय दिए गए हैं, उन निर्णयों का पालन करने का ही काम होता है सिर्फ निम्न स्तरों पे। निर्णय कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हम छोटे स्तर पे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हमारे छोटे स्तर के निर्णय क्या है कि बड़े स्तर से जो हमें ऑर्डर मिला है उसी ऑर्डर को हमें करना है, तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम निर्णय लेंगे। लेकिन बड़े स्तर के निर्णय क्या है, ये स्वतंत्र होंगे, जबकि छोटे स्तर के या निचले प्रबंधन के जो निर्णय हैं वो इनके निर्देशों के अनुसार ही होंगे। ऊपर से जो गाइडलाइंस होगी उन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रख करके छोटे स्तर पर निर्णय लिए जाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। तो इस तरीके से भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चेस्टर बर्नार्ड की। तो चेस्टर बर्नार्ड सामूहिक और व्यक्तिगत आधार पर निर्णयों को वर्गीकृत कर रहा है। चेस्टर बर्नार्ड बोल रहा है कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनको हम सामूहिक आधार पर लेते हैं, यानी संगठन के द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनको एक व्यक्ति विशेष ही लेता है, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की होती है। तो ऐसे निर्णय जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिए जाते हैं वो निर्णय व्यक्तिगत निर्णय के दायरे में आएंगे, और दूसरे जो निर्णय समूह के द्वारा लिए जा रहे हैं वो समूह के दायरे में आएंगे, सामूहिक निर्णय के दायरे में आएंगे। तो इस तरीके से हमने निर्णय निर्माण के वर्गीकरण के संदर्भ में साइमन पीटर ड्रकर और चेस्टर बर्नार्ड के वर्गीकरणों को समझने की कोशिश की।